our last topic of Unit 1 of Descriptive Statistics, that is Bayes' theorem. Now, Bayes' theorem, it was developed by a scientist known as Thomas Bayes. He was a British mathematician and he gave this Bayes' theorem in 1763. मतलब ये इंडिया में इन्वेंट नहीं हुई थी Bayes' theorem, इसकी डिस्कवरी या फिर इसकी प्रूफ जो है हमें ब्रिटिश से मिले. It provide a means for calculating probability. ये हमें एक मीन देती है कि हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकें, एक फॉर्मूला देती है. Now steps in the probability process, जो प्रोबेबिलिटी का हमारा प्रोसेस है उसके अंदर जो हमारे स्टेप्स फॉलो होते हैं वो क्या है. फर्स्ट इज प्रायर प्रोबेबिलिटीज और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज. अभी जब मैं आप फॉर्मूला लिखूंगी तो उसमें आपको समझाऊंगी कि व्हाट आर दीज टर्म्स. फिर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, देन वी अप्लाई द बेस थ्योरम एंड देन वी कैलकुलेट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज. इफ ए बी एन इवेंट, this is the definition of Bayes' theorem starting from here. If A is an event that is common to all events in the sample space. Suppose मेरे पास कोई sample space है, उसमें मेरे पास E1, E2, En कुछ mutually exclusive events हो रहे हैं और कोई event A है जो इन सब में क्या है, common है. Suppose this is event A that is common to all the events. This is an event A which is common to n mutually exclusive events. Again, reading A be an event that is common to all the events in the sample space and S be the sample space. और S हमारे पास क्या sample space है और E1 to En ये कुछ n mutually exclusive events हैं which is associated with some random experiment. If A is an event which occurs with E1, E2, then इस टर्म को हम बोलते हैं posterior probability, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू ई आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई. जो ई आई है इसको बोलते हैं हम प्रायर प्रोबेबिलिटीज. प्रायर प्रोबेबिलिटीज आर दोज प्रोबेबिलिटीज जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से ही पता होती है. और ए बाय ई आई क्या होता है, सम लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज. एंड ई आई बाय ए इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. ए क्या होता है, कोई भी इवेंट जो हो चुका है किसी भी सैंपल स्पेस में, जो इवेंट हो चुका है उसको डिनोट करेंगे हम ए. तो उसको रीड करने का क्या तरीका है, इफ एन इवेंट ए हैज अकर्ड फ्रॉम ई आई, यहाँ पे E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, E3 हो सकता है, बिकॉज आई हियर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n. दिस वाज ऑल अबाउट द बेस थ्योरम. लेट अस डिस्कस इट्स डेरिवेशन. प्रूफ करने से पहले एक बार ये चीज़ें जो मैंने लिखी इसको डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास E1, E2, En भी आर कॉल्ड प्रायर प्रोबेबिलिटीज बिकॉज इनकी इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता होती है. जैसे मैंने कॉइन टॉस किया तो मुझे आउटकम्स ऑलरेडी पता है, हेड एंड टेल, और उनकी प्रोबेबिलिटीज भी पता है 1/2, 1/2. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A by EI इज कॉल्ड द लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी. इसको हम बोलते हैं लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी एज दे टेल अस हाउ लाइकली एन इवेंट ए अकर अंडर कंसीडरेशन ऑफ ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट. कि हमारा इवेंट ए जो है वो किस कंसीडरेशन में अकर हो रहा है उसको हम बोलेंगे लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटीज. इनको मार्क कर लेते हैं. एंड EI by A is called posterior probabilities as determined after experiment. एक्सपेरिमेंट के बाद वो हमें डिटरमाइन होती है तो उसको हम बोलते हैं posterior probabilities, जो हमने बाद में निकाली है. अब इसका हम प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं. इन द प्रूफ वी विल राइट सिंस E1, E2, En are n mutually exclusive events and exhaustive events, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन भी नहीं और ये पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहे हैं हमारे पास. ठीक है, तो हम सैंपल स्पेस को क्या लिख सकते हैं, E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू En. और E कोई भी EI इवेंट है और कोई भी EJ इवेंट है उसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है. तो मैं इसका डायग्राम एक बार दोबारा बना देता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था. कि मेरे पास कोई सैंपल स्पेस है, ये कुछ इवेंट्स हो रहे हैं E1, E2 अप टू En. कोई एक इवेंट है A में कॉमन. ठीक है, अब जो हमारा A इवेंट है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, A इवेंट को A यूनियन E1. इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं A यूनियन E1, सॉरी A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 अप टू यूनियन A इंटरसेक्शन En. ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखिए
मेरे पास इवेंट E1 है, ए का इंटरसेक्शन इस E1 के साथ, ए का इंटरसेक्शन इस E1 के साथ ये वाला पार्ट आएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या हो रहा है, ए का इंटरसेक्शन E2 के साथ, ए का इंटरसेक्शन E2 के साथ ये वाला पार्ट आएगा। सिमिलरली फिर ये तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बेसिकली मेरा एक इवेंट बन जाएगा, ए इवेंट बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं दोनों तरफ कहने वाली थी प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस ए इंटरसेक्शन E2 और टू ए इंटरसेक्शन En. This we can write by axiom of additivity. थर्ड axiom of additivity. ये तो होता है उसमें कि यूनियन जो है वो ऐड करता है, इसका रीजन है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन EI। फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by EI। क्योंकि जब आप इसको ओपन अप करोगे इस पार्ट को, तो उसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI कैंसिल हो जाएगा तो मेरे को यही मिल जाएगा। तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपना फॉर्मूला बनाना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली ये निकालनी है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब जो नीचे वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, ये आ चुका है। अब ऊपर वाला पार्ट को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A। इसको मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A कंडीशन टू EI। सेम पार्ट है। फर्दर जब आप इसको ओपन अप करोगे तो मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI या फिर EI इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। तो मुझे बेसिकली यही मिल जाएगा, तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकती हूँ। अब इस वाली इक्वेशन की और इस वाली इक्वेशन की वैल्यू हमारा जो मेन फॉर्म है इसके अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI, A कंडीशन EI, where summation of probability of EI and probability of A condition EI. So hence we obtain Bayes theorem formula. We obtain formula for Bayes theorem. Fine. So you can take a screenshot अगर आपको screenshot लेना है तो इसका। अब हम करते हैं Bayes theorem for future events. Now in this we have to introduce another event C, given that C by condition A intersection E1 this up to so on is given by a formula S. अब इसमें क्या होता है, बेसिकली पिछले वाली प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम की इसमें क्या था कि कोई इवेंट A अक्कर हो चुका है। अब उस इवेंट A अक्कर होने के बाद एक और इवेंट है जो C अक्कर हो चुका है इस फ्यूचर इवेंट्स के लिए, तो उसके लिए हम फॉर्म डिराइव करते हैं। देखिए हमें बेसिकली फॉर्मूला प्रूव करना है। Since the occurrence of event A implies that the occurrence of only and only E1, En, कोई इवेंट A अक्कर हो रहा है, इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है हमारे पास, occurrence of E1 to En। और कोई हमारे पास इवेंट है जो C है, कब हुआ है, granted that A has occurred, A ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, उसके बाद वो C इवेंट हुआ है and it can occur in mutually exclusive ways। किस तरीके से हो सकता है, C intersection EI, C intersection E2, C intersection En। अब C को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सबका इंटरसेक्शन का यूनियन। जैसे हमने पीछे क्या लिखा था, A को लिखा था, यहाँ पे हम C को लिख सकते हैं कि C इंटरसेक्शन EI यूनियन C इंटरसेक्शन E2 यूनियन C इंटरसेक्शन En। अब C by A, C कंडीशन है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप A से डिवाइड कर दो ऐसे, जैसे यहाँ पे सबको डिवाइड कर दिया। अब दोनों तरफ क्या ले लो, प्रोबेबिलिटी ले लो। प्रोबेबिलिटी लेने के बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी, तो यूनियन किसमें हो जाएगा, प्लस में बाय एक्सियम ऑफ एडिटिविटी। सब में आ गया प्लस का निशान, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन EI कंडीशन A। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, C कंडीशन EI C इंटरसेक्शन EI इंटरसेक्शन A डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब इस पार्ट को जो है, ये ब्रैकेट यहाँ पे है तो ब्रैकेट उधर भी जा सकता है बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो आ जाएगा C इंटरसेक्शन EI इंटरसेक्शन A। अब इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से मैं क्या लिख सकती हूँ, probability of EI intersection A into probability of C intersection EI intersection A। देखिए probability of C upon
EI इंटरसेक्शन A। इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन EI इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A। तो मुझे ये पार्ट चाहिए, तो ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो आ जाएगा वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ C कंडीशन EI इंटरसेक्शन A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI कंडीशन A। तो ये पॉइंट मैंने वहाँ लिखा है इस चीज़ को, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर इस वाली चीज़ पे भी मैं क्या लगा सकती हूँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा के इसको लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू A। नेक्स्ट ये वाला पार्ट है, यहाँ से A और A कैंसिल, तो हमें फाइनली क्या मिल गया, ये मिल गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं हमारा फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। ना हमारे पास सॉल्व करके ही आ गया यहाँ पे, बस यहाँ पे समेशन लगाना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C EI intersection A divided by summation of I running from 1 to n probability of EI into probability of A by EI. So this was Bayes theorem for future events. So let us discuss some question related to Bayes theorem. First example. A car manufacturer factory has two plants X and Y. कोई भी हमारे पास कार मैन्युफैक्चर फैक्ट्री है, उसमें दो प्लांट्स हैं हमारे पास X and Y. प्लांट X मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द कार, ये हमारे पास 70% ऑफ द कार मैन्युफैक्चर करता है, और प्लांट Y करता है 30% ऑफ योर कार। नाउ 80% ऑफ द कार एट प्लांट X एंड 90% ऑफ द कार एट प्लांट Y आर रेटेड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। कुछ कार थी उनको स्टैंडर्ड क्वालिटी मिली यहाँ से और यहाँ से। A car is chosen and is found to be of standard quality. Again reading, a car is chosen at random and is found. तो क्या चीज हो चुकी है? We have found that is that car rated at standard quality. जो चीज हो चुकी है उसको लेंगे हम A। इसको सपोज कर लो इवेंट EI और इसको E2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI हमारे पास होगा 70/100 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा मेरे पास 30/100। अब हमें क्या निकालना होता है, A/E1 एंड A/E2। इसका मतलब है अ कार चूजन इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड इट इज फ्रॉम E1 इवेंट। मतलब कार चूजन लिख देते हैं, कार चूजन ऑफ स्टैंडर्ड quality given that it has occurred from E1. It has occurred from factory X लिख दो, from factory X। इसका मीनिंग होगा ये। सिमिलरली इसका मीनिंग होगा कार चूजन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड इट इज फाउंड दैट इट हैज अकर्ड फ्रॉम प्लांट Y। यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री का नाम आ जाएगा हमारे पास Y। अब A/E1 क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड क्वालिटी है और X में से होनी चाहिए, तो 80%। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या है हमारे पास, कि कार Y से चूज की गई है और स्टैंडर्ड क्वालिटी है, दैट इज 90/100। अब हमें क्या निकालना है कि वो X में से आई है, मींस यू हैव टू कैलकुलेट E1/A। मतलब वो X में से आई है, अ कार फ्रॉम X एंड इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। कार फ्रॉम X इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, हम ये निकालते हैं। उसका फॉर्मूला मेरे पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI into probability of A/EI divided by probability of EI into probability of A/EI plus probability of E2 into probability of A/E2। तो मेरे पास इसका जो होगा नीचे प्लस में दो इवेंट्स आएंगे मेरे पास। तो E1 क्या है 70/100, A/E1 क्या है मेरे पास 80/100 डिवाइडेड बाय 70/100 into 80/100 प्लस ये क्या 30/100 और ये 90/100। तो नीचे से 100 सब में से कैंसिल कर दो, 2 0 सब में से कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा 7 8 56 डिवाइड बाय 56 9 27, तो 56/83 मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। Now let's see example number 2. 40% of the students of a college reside in hostel and the remaining resides outside. 40% जो हॉस्टल में रहते हैं, बचे हुए बाहर रहते हैं।
At the end of the year, 50% of the hostler got A grade. 50% of hostler को A grade मिला, while from outside they got 30% A grade. At the end of the year, a student of college was chosen at random and was found to be got grade A. Found मतलब A event क्या है कि किसी बच्चे को A grade मिला है. What's the probability that it is selected from hostler? तो हमारे पास दो events बनेंगे E1, E2. ये होएगा हमारे पास हॉस्टलर, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, और ये होएगा जो बाहर रहते हैं, रिमेनिंग आउटसाइड. पूरा लिख सकते हो आप, स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, स्टूडेंट्स रिमेनिंग आउटसाइड. जो हॉस्टल में रहते हैं वो 40% है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 40% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मींस बचे हुए, दैट इज 1 minus 40/100, दैट इज 60/100. नाउ ए इवेंट क्या है जो हो चुका है, student found to have grade A. स्टूडेंट जो उसको A ग्रेड मिला है. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 मतलब किसी स्टूडेंट को A ग्रेड मिला है और वो E1 इवेंट में से मतलब वो हॉस्टल में रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 30/100 या 50/100 है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 मतलब स्टूडेंट को क्या मिला A ग्रेड और वो किससे है E2 से है, मतलब वो बाहर रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास 30/100. अब मुझे निकालना है स्टूडेंट सिलेक्टेड एंड रैंडम हॉस्टलर है, तो हॉस्टलर इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A. अगर रिमेनिंग आउटसाइड पूछता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A निकालती है. बाय बेस थ्योरम इट्स फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A by E1 divided by probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2. ठीक है, E1 की probability है 40/100, A by E1 की probability है मेरे पास 50/100 divided by 40/100 into 50/100. E2 की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 40/100, E2 60/100 है ना, और A by E2 के 30/100. ये कैंसिल कर दो, 100 से 100, 0 से 0 भी कैंसिल कर दो, फिर आ जाएगा 20/20 प्लस 6 से 18, 2 से दोबारा कैंसिल कर दो, दैट इज 10/90. इतने परसेंट बच्चे जो हैं उनको हॉस्टलर हैं और A ग्रेड से मिला हुआ. So this was the second example. Let's do the third example. 3. Let's see example number third. इसमें क्या बोला है हमारे पास, 6% of the people are with blood group O are left-handed. Blood group O है और left-handed है. And 10% of those are other blood groups and are left-handed. दूसरे लोग जो है blood group किसी और का है O से अलग और वो भी left-handed है. 30% of people have blood group O. If the left-handed person is selected at random, if a left-handed person is selected at random, what's the probability that he or she will have blood group O? Repeating the question, 6% of the people with blood group O are left-handed and 10% of the people with other blood group are left-handed. 30% of the persons have blood group O. If the left-handed person is selected, what is the probability that he or she will have blood group O? तो इवेंट यहाँ से मेरे को समझ आ रहा है कि ब्लड ग्रुप O वाले पर्सन्स इवेंट A मान लो और E2 को मान लो अदर ब्लड ग्रुप. इसकी प्रोबेबिलिटी है 30/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है मेरे पास 1 minus 30/100 मींस 70/100. नाउ ए इवेंट क्या है जो हो चुका है, मेरे हिसाब से यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड पर्सन को सिलेक्ट किया जा चुका है, सो इवेंट ए इज लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज सिलेक्टेड. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 क्या होगा, मींस अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज सिलेक्टेड एंड इट इज हैविंग ब्लड ग्रुप O, तो उसकी परसेंटेज है 6/100. Probability of A by E2 means a left-handed person is selected and it is from any other blood group, that is we are having 10/100 and we have to calculate it is having blood group O means we have to calculate
the probability of E1 by A, again using the formula of Bayes theorem, that is equal to probability of E1 into probability of A condition E1 divided probability of E1 into probability of A condition E1 plus probability of E2 into probability of A condition E2. probability of E1 हमारे पास 30/100 into ये है हमारे पास 6/100 A by E1 divided by 30/100 into 6/100 plus 70/100 E2 की है into 10/100. 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, एक 0 से 3 जगह कैंसिल कर देते हैं, तो मुझे 18/18 plus 70, that is 18/8, 88. That is 2 9s are, that is 9/44 is your answer. Given the probability that he selected of blood group O, तो मेरे पास है 9/44. Now let's see another example. Now let's see this question. It is given that in answering the question of an MCQ test, MCQ means multiple choice question test, a student either knows the answer or he guesses the answer. Let 3/4 be the probability that he knows the answer. Assuming that the students who guesses the answer will be correct is 1/4. What is the probability he knew the answer given that he answered it correctly? यहाँ से मुझे A के बारे में पता लग रहा है. A क्या है हमारे पास यहाँ, उसने आंसर किया करेक्टली. So A is answered correctly. E1 क्या है? Student knows the answer. E2 क्या है? He guesses the answer. तो नो उसको आता है आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 3/4 और गैसेस की क्या हो जाएगी 1 minus 3/4, that is 1/4. The probability of A by E1 मतलब the student answered the question correctly and he knows the answer. अगर मैंने कोई क्वेश्चन है उसको करेक्टली आंसर किया और मुझे उसका आंसर आता था, दैट इज अ श्योर इवेंट, so उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1. दोबारा समझिए, अगर मुझे वो क्वेश्चन आता होगा तभी तो मैं उसका आंसर करेक्टली करूंगी ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, दैट मींस ही गेसेस द आंसर, सॉरी प्रोबेबिलिटी द आंसर इज करेक्ट और गेस मतलब मैंने कोई आंसर तुक्के से कर दिया और वो बाय चांस करेक्ट निकल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/4. प्रोबेबिलिटी दैट he knew the answer मतलब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A. So by Bayes theorem we can write it as probability of E1 into probability of A by E1 divided by probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2. ठीक है, E1 की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 3/4 into 1, 3/4 into 1 plus 1/4 into 1/4. तो 4 सब जगह से कैंसिल कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 3/3 plus 1/4, that is 3/12 plus 1 into 4, that is 4 3 12/13. I think these much examples are enough. You can try more question. In case of any doubt, you can comment me in the comment section. Till then, thank you and goodbye.